हमारे प्यारे किसान साथियों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। इस अंक का विषय है मछली पालन के लाभ। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में हैं प्रतीक कुमार तिवारी जी। आप मत्स्य विशेषज्ञ हैं मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर में, और सफल किसान के रूप में आज हमारे साथ हैं रामचंद्र प्रजापति जी। आप ग्राम कुलास खुर्द जिला सीहोर से हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा हम जानते हैं आज के समय में मछली पालन एक बहुत ही अच्छा साधन निकलकर किसान भाइयों के लिए सामने आया है, जिसका लाभ बाकी खेती के साथ में और भी किसान भाइयों को प्राप्त होता है। लेकिन समय समय पर इसमें कुछ मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसी ही हम सभी बातों का आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जो नए किसान भाई इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए भी क्या संभावनाएं हैं, वह भी हम इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में मछली पालन कितना महत्वपूर्ण है और इससे हमारे किसान साथियों को कितना लाभ प्राप्त हो सकता है, इसके विषय में हमें आप बताएं। धन्यवाद सर। मछली पालन वर्षा ऋतु के पहले अगर हम तैयारी को देखें तो मछली पालन का यह जो वर्तमान का समय है, अप्रैल से लेकर मई जून जुलाई के पहले का, तो यह समय बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही विशेष रूप से वह समय है जिसमें हम तालाब की तैयारी पर ध्यान देते हैं। तो तालाब की तैयारी करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना होता है। जैसे कि वर्षा ऋतु आने पर हमारे तालाब में जल भराव हो जाएगा, उसके पूर्व ही हमें जलीय खरपतवार जो हैं, अवांछनीय मछलियां हैं जो हमारे तालाब के लिए नुकसानदायी हैं, तो उनका निष्कासन करना, तालाब की उर्वरक क्षमता का ध्यान रखना कि हमारी तालाब की उर्वरता अच्छी खासी मजबूत हो सके, ताकि जब हम मछली बीज का संचयन करें तो उनको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाली मछलियां या ऐसे अवांछनीय खरपतवार हमारे जल में ना उपस्थित रहें। तो उसके लिए 2-3 विधियां होती हैं। एक वैज्ञानिक विधियों में जो मैनुअल विधि होती है, किसान भाई हमारे मैनुअल विधि से किसी औजार या यंत्र की सहायता से खरपतवार का उन्मूलन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो दूसरी विधि होती है, तो जो केमिकल्स हमारे रासायनिक दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, उनके माध्यम से भी हम खरपतवार का उन्मूलन करते हैं। साथ ही जो हमने सुना है, कई बार किसानों से बात की है तो सुना है कि ऐसी भी मछलियां तालाबों में उपलब्ध रहती हैं जो मछली बीज का संचयन करने पर मछलियों को ग्रहण कर लेती हैं, अपना भोजन बना लेती हैं। तो ऐसा करने पर अगर आप अपने बीज का संचयन करते हैं तो जो मांसाहारी प्रकृति की मछलियाँ पहले से तालाब में उपस्थित हैं, वो मछलियाँ आपके जो आपके संचयन के समय की जाने वाली मछली बीज हैं, उनका आहार के रूप में ग्रहण कर लेंगी। तो आपको काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है हमारे किसान भाइयों को। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए हमें जो है तो मछली जो हमारी अवांछनीय मछलियाँ हैं या मांसाहारी मछलियाँ हैं, उनसे निपटने के लिए महुआ की खली का प्रयोग वैज्ञानिक हमें सलाह देते हैं किसानों को कि महुए की खली का प्रयोग करके जब पानी कम मात्रा में बचे, तो ऐसा करने से जो हमारी मांसाहारी मछलियां जैसे मागुर आदि का आपने काफ़ी नाम सुना होगा, तो ऐसी मछलियों को नष्ट किया जाना काफ़ी आवश्यक होता है। और उससे वो बीज का जो है उससे नुकसान नहीं होगा जी, उससे हम जब भी अपनी मछलियों को संचयन करेंगे, जो हमारी पालने वाली मछलियाँ हैं, तो उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बहुत बढ़िया जी। देखा साथियों कि सबसे पहले बताया कि जैसे मछली पालन का यह जो समय आ चुका है, तो तालाब की तैयारी उसमें बड़ा महत्वपूर्ण कदम है कि उसके खरपतवार का उन्मूलन करना अत्यंत आवश्यक है। जहां बीज का संचयन कर रहे हैं, अगर तालाब में मांसाहारी मछली आ गई है जो उस बीज को खा सकती है, तो उसका कैसे निराकरण किया जाए। सर ने बहुत ही बढ़िया बताया कि महुए की खली का उपयोग उन मांसाहारी मछलियों को हटाने के लिए लाभदायक विधि है, जिसके माध्यम से हम अपने बीज का संचयन कर सकते हैं और आप जिस फसल को लेने जा रहे हैं, मछली पालन करने जो जा रहे हैं, उसका नुकसान से आप बच सकते हैं। रामचंद्र जी सफल किसान के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी इस यात्रा के बारे में हमें बताएं, कब से आप इस क्षेत्र में आए और क्या आपका अनुभव है। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस का एक कोर्स था, वो मैंने किया था 2019 में। उसी से मैं प्रेरित हुआ, उसी के माध्यम से मैं पवार खेड़ा जो होशंगाबाद में है, वहाँ केंद्रीय मात्स्यिकी संस्थान
में भ्रमण का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और वहाँ पे जो वैज्ञानिक गण हैं उनसे मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने जो समझाइश दी, जो बताया, उसके आधार पे मेरा एक विचार बना कि क्यों ना मैं भी कुछ जगह में जो मेरी अतिरिक्त पड़ी हुई जगह थी जिसमें मैं एक ही फसल कर पाता था, तो मैंने विचार किया कि इसमें एक मछली पालन का एक पॉइंट का शुरुआत करके मैं देखूं। तो जब मैंने शुरुआत की तो शुरू में चुनौतियां मुझे बीज की लगी कि आसपास कहीं उपलब्धता नहीं थी, तो फिर वही पवार खेड़ा से ही मेरी बीज की व्यवस्था हुई। बहुत बढ़िया। और इसके बाद में बीज मैंने डाला वहाँ पे जी। फिर दूसरी मुझे चुनौती का सामना करना पड़ा पक्षियों के द्वारा जी। जो पक्षी मछलियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे थे, तो उसका भी उपाय मैंने वैज्ञानिक गण और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पे वर्ड नेट लगाई और उससे उस समस्या का समाधान हुआ। बहुत बढ़िया। तो मतलब लगभग आप पिछले 5 साल से इस क्षेत्र में हैं। आप 5 साल से आप कौन कौन सी मछली की प्रजातियों का पालन कर रहे हैं और क्या उसमें आप भविष्य देखते हैं, उसके विषय में हमारे साथियों को बताएं। मैंने शुरुआत में रोहू, कतला और कॉमन कार्प का कल्चर किया था जी। तो जिसमें मुझे कुछ समय लगा शुरू में। इसके बाद में मैंने पंगासियस करके एक वैरायटी आती है, उसका कल्चर मैंने किया, तो मुझे काफ़ी संभावना इसमें नज़र आती दिख रही है जी। और मुझे ये काम करके बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत बढ़िया। तो देखिए कि आप एक जब नए क्षेत्र में आते हैं तो किस प्रकार से आपको वहाँ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन हर मुश्किल का हल होता है। जैसा कि हमें रामचंद्र जी ने बताया कि जब उन्होंने देखा कि उनको बीज प्राप्त नहीं हो रहे थे तो उन्होंने संस्थान तलाशा, पास में ही उन्हें संस्थान मिला जहाँ से जाकर वो बीज लेकर आए। फिर उसके बाद में बढ़िया उन्होंने काम आगे बढ़ाया। दूसरी समस्या उन्हें आई कि जो पक्षी जो मछलियों का भक्षण करते हैं उनसे जब उन्हें समस्या लगी तो उन्होंने पूरे तालाब को एक वर्ड नेट से जो पक्षियों को वहाँ आने से रोक दे वो लगाया और उससे उनकी मछलियां जो थी वो सुरक्षित हो गईं और इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छी फसल को प्राप्त किया। प्रतीक जी, हम जानना चाहेंगे कि नए किसान भाई जब इस क्षेत्र में आते हैं तो जैसा रामचंद्र जी बता रहे हैं इस प्रकार की मुश्किलातों को उन्हें सामना करना पड़ता है। तो अगर हम क्रमानुसार इस फसल के विषय में बात करें, मछली पालन की बात करें, तो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कदम हैं जो नए किसान साथियों को जो इस क्षेत्र में आने जा रहे हैं उन्हें ध्यान रखना आवश्यक है? धन्यवाद राहुल सर कि आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे किसान भाइयों के ओर से प्रस्तावित किया है। मुख्य रूप से जब हम तालाब की तैयारी की हमने अभी बात की, तो तालाब की तैयारी से लेकर जब तक हम बाजार में मछली का विक्रय नहीं कर देते तब तक किसानों के पास हमारे कुछ न कुछ आंशिक रूप से चुनौतियां आती रहती हैं। लेकिन इस क्रम में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने मछली पालन के पूर्व ही किसी विशेषज्ञ से परामर्श लिया है या सलाह लिया है तो उससे आपको इस पूरी प्रक्रिया के दौरान काफ़ी सरलता मिलने जा रही है जी। उसकी जैसा कि हमारे रामचंद्र जी किसान भाई हमारे साथ बंधु जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने बताया कि इनको मछली के जब बीज लेना था तब इनको कुछ प्रकार की समस्याएं आई थी जी। तो मछली का बीज का संचयन जब भी हमें करना हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मछली के बीज का आकार क्या होना चाहिए या आरंभ में कौन सी प्रजातियां हमें चयनित करनी चाहिए। तो भारतीय प्रजाति में जो सर्वाधिक कल्चर फ्रेश वाटर में यानी स्वच्छ जल में किया जाता है वो दो प्रकार उनको दो तरीके से वर्गीकरण उनका किया गया है जी। एक तो इंडियन मेजर कार्प्स हो जाती हैं और उसी में जो है तो एक्जोटिक कार्प्स आ जाती हैं जी। तो इंडियन मेजर कार्प में हमारी रोहू, कतला और मृगल ये 3 प्रजातियों की मछली मुख्य रूप से हमारी जो है तो किसान भाई कल्चर के लिए उपयोग करते हैं। और दूसरी हमारी सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प और इसके साथ में कॉमन कार्प का प्रयोग करते हैं जी। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हमारी ये 2 एक्जोटिक कार्प्स और मेजर कार्प्स की मछलियाँ हो गई हैं या इनका हम चयन करते हैं तो उससे हमें मौसम की अनुकूलता भी रहती है जी। और जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो कहना चाहिए फिट बैठती हैं जी। तो उस हिसाब से ऐसी मछलियों का चयन करने पर हमें लाभ रहता है। वर्तमान समय में एक नाम लिया हमारे किसान बंधु ने कि पंगेसियस, तो पंगेसियस भी ऐसी प्रजाति की मछली है जो वर्तमान समय में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है जी। और इस वजह से इसका भी कल्चर प्रमुख रूप से हमारे किसान बंधु अपने अच्छी आमदनी अर्जित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम जारी रहेगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में हैं प्रतीक कुमार तिवारी जी और सफल किसान के रूप में हमारे साथ हैं रामचंद्र जी। हम बात कर रहे हैं मछली पालन और उसके लाभ के विषय में। रामचंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार खरपतवार आपका सामना करना पड़ता होगा तालाबों में, कि उसमें पानी का भराव के साथ जो कचरा इकट्ठा हो गया है, तो उससे निराकरण के लिए आप क्या करते हैं? क्या उपाय आप अपनाते हैं या विशेषज्ञ की सलाह लेते हैं? किस प्रकार से आप इसके लिए कदम उठाते हैं, वो हमें बताएं। सर, चूंकि मेरा जो तालाब था जी वो खेत में ही बना हुआ था, बारिश का जो है जी, पानी उसमें आता नहीं था। वो पानी की व्यवस्था हमारी खुद की ट्यूबवेल से ही थी। तो मुझे तो कभी ऐसा मतलब इसका सामना करना नहीं पड़ा। बहुत बढ़िया। लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी प्रकार का कोई खरपतवार या कुछ भी होता है तो उसे, क्योंकि चूंकि पौंड की गहराई ज़्यादा होती नहीं है, हमारा जो पौंड है वो 2 मीटर का गहराई का है, तो आसानी से उसे हम जाली के द्वारा उसे साफ भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम कहें इस विषय में कि अगर भविष्य में आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या आपकी योजना है, कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? सर, आगे मेरी जो सोच है कि मैं नर्सरी के ऊपर काम करना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्याएं बीज की नए किसानों को बीज की आती है। बिल्कुल। और उनका ही मतलब एक सहयोग के रूप में सहयोगी बनना मैं चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। और जो किसान आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वो अगर मछली पालन में आ गए हैं तो उनके लिए आपका क्या सुझाव, क्या सलाह है? सर, ये काम बहुत बढ़िया है जी, और कम जगह में अच्छा मुनाफा अगर प्राप्त करना है तो मछली पालन एक बेहतर विकल्प किसानों के लिए साबित हो सकता है जी। और किसी प्रकार की ऐसी कोई समस्याएं आती नहीं है वैसे जी। बाकी फिर भी अगर नए किसान जो भी कोई अगर करना चाहे तो हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होता ही है, वहाँ के वैज्ञानिक गणों से परामर्श लेके और उनके मार्गदर्शन के आधार पे और ट्रेनिंग लेकर के और उसके बाद में कार्य को किया जा सकता है, शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी एक चीज और भी मैं जोड़ना चाहूँगा साथ में कि बाजार का जो है वो भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है किसान को। कहीं कहीं देखने में आता है कि किसान से बाजार की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, तो उत्पादन तो कर लेता है लेकिन फिर विक्रय में परेशानी समस्या आती है। जी, तो बाजार का सही चयन बहुत आवश्यक है। वाकई डिमांड और सप्लाई का सारा देखा जाए तो पूरा खेल है, तो आपको समझना आवश्यक है, बाजार का चयन करना आवश्यक है कि आपका जो फसल है, आपकी जो मछलियाँ हैं, किस बाजार में आप उन्हें मुहैया कराएंगे, कहाँ पहुँचाएंगे, वह आपने जहाँ पर तालाब बनाया है उससे कितना दूर है और क्या व्यवस्थाएं होंगी, यह सारी योजना आपके पास होना अत्यंत आवश्यक है। जैसा रामचंद्र जी ने हमें बताया कि अगर जो आर्थिक रूप से कमजोर किसान हैं या जो नए किसान इस क्षेत्र में कदम रख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि यह कार्य छोटी जगह से भी आरंभ किया जा सकता है। लागत इसमें शुरुआत में ज़्यादा नहीं आती है। आप अगर सही जानकारी लें, सही विशेषज्ञों की सलाह लें, इसके छोटे से जो कोर्स भी किए जाते हैं, जो रामचंद्र जी ने अभी हमें बताया, उन्होंने भी 1.5 माह का कोर्स किया। उसके पश्चात आप इन जानकारियों के माध्यम से अपने व्यवसाय को, अपनी खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रतीक जी, हम जानना चाहेंगे कि बार बार यह सुनने में भी आता है और आज हमारे साथ रामचंद्र जी भी ये बता रहे हैं कि बीज के चयन की समस्या,
तो मध्य प्रदेश के हिसाब से यहाँ का जो मौसम है इसके हिसाब से कौन कौन सी प्रजातियाँ अनुकूल रहेंगी और उनको कहाँ से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल सर, अभी जैसे किसानों की मांग नए नए तरीके और नए नए प्रजाति की मछलियों के लिए बढ़ी है, जैसे कि पंगेसियस का एक इन्होंने नाम लिया था जी। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों को परामर्श देना चाहूँगा कि पंगेसियस तो अच्छा विकल्प है ही, उसके साथ ही जो हमारी हमने पहले बताया कि इंडियन मेजर कार्प्स की जो मछलियाँ हैं जी, यानी कि रोहू, कतला और मृगल, तो ये जल के अलग अलग सतह पर रहती हैं। जैसे कतला सबसे ऊपरी तली पर रहती है, रोहू हमारी जल के मध्य तल के भाग में रहती है, और जो हमारी कॉमन कार्प से लेकर और अन्य मछलियां हैं तो वो नीचे की तली पर मृगल आदि रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे जल का 3 क्षेत्र अगर बांटा जाए तो अलग अलग तली पर उपस्थित जो भोज्य पदार्थ होते हैं तो उनको पूरी तरीके से ग्रहण कर पाती हैं मछलियाँ। तो ऐसी स्थिति में जब हम मछलियों का चयन करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नीचे की तली में अगर हमारा आहार बैठा है तो उसको खाने वाली भी मछलियां हैं, अगर बीच के भाग में है तो उसको खाने वाली भी मछलियां हैं, और ऊपर की तली पर अगर आहार उपलब्ध है तो उसे खाने वाली भी मछलियां हमारी उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में एक तो हमें पूरी उपयोगिता जल की मिल जाती है, मछलियों को लाभ मिल जाता है, जो हमारा अतिरिक्त भोजन का खर्च है, मछलियों के ऊपर से आहार दाना देने की आवश्यकता है, वो काफ़ी कम बचती है। और इसके साथ ही एक जब हम मछली बीज का संचयन करते हैं तो एक हानि से बचने के लिए हमें, जैसे कि हम कहीं से अन्य जगह से भी क्रय करते हैं मछली, तो एक वहाँ से लेकर और अपने तालाब में संचयन करने तक भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे हम अलग तापमान से मछली को पॉलीथीन में आदि में ऑक्सीजन पैकिंग की जाती है वर्तमान समय में, तो लेकर आते हैं। कई किसान भाई हमारे मध्य प्रदेश से भी और उसके बाहर के क्षेत्रों से भी मछली को क्रय करते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो जब हमारे किसान भाई बंधु तालाब में ले जाते हैं तो विशेष बात इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें सीधे ही मछली की पॉलीथीन तालाब में नहीं पलटने चाहिए। उस बीच हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक तापमान का संतुलन हो जाए, जो जल का तापमान हमारे पॉलीथीन बैग का है या पैकिंग बैग का है और जो तालाब का पानी है, तो जब हम उसे कुछ देर में साथ में ही तैरने देंगे या सामान्य तापमान के साथ जोड़ देंगे तो हमारे पानी का तापमान जो तालाब का है उसी के तापमान के समतुल्य हमारे पैकिंग का तापमान हो जाएगा और मछलियों को एक अनुकूलता मिल जाएगी। उसके बाद जब हम संचयन करेंगे तो काफ़ी हम उसमें देख पाएंगे कि मोर्टिलिटी कम होती, यानी मछलियों के मरने की संभावना बेहद ना के बराबर हो जाती है ऐसी स्थिति में। और मछली बीज के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अच्छे केंद्र हैं या जहाँ पर सफल हैचरी प्रबंधन किया जाता है, यानी मछली का सफलतापूर्वक जो है प्रजनन से लेकर जो है उनके अंडे और बच्चे बड़े होने तक की प्रक्रिया है, वहाँ जहाँ पर भी ये अच्छी विधियाँ अच्छे तरीके से परिपूर्ण होती हैं, ऐसी जगह से चयनित जगहों से ही हमें मछली के बीज का क्रय करना चाहिए। बहुत बढ़िया। वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ हमारे विशेषज्ञ ने कही कि जब आप मछली क्रय कर लाते हैं तो आप जिस जगह से लेकर आ रहे हैं और आपके तालाब के मध्य की जो दूरी है उसमें जब आप मछली को लेकर आए तो वहाँ तापमान अलग रहा। आपने जिस पॉट में लेकर आ रहे हैं, जो भी आपको पैक करके दिया गया है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल तय हुआ है तो उसका तापमान अलग होता है और आपका जो तालाब है उसका तापमान अलग है। अगर ऐसे में आप सीधा मछली को उस तालाब में लाकर डालेंगे तो उसके मरने की संभावना या आपको अपने बीज में नुकसान की संभावना बन जाएगी। ऐसी अवस्था में अगर आप तापमान का संतुलन बनाएं, पहले वह उस जगह पर आकर बेहतर उस तापमान के साथ में उसका मेलजोल हो जाए और उसके पश्चात अगर आप उसे उस तालाब में लेकर जाते हैं तो वह उसके बचने की संभावना प्रबल हो जाती है और आपको अपनी फसल का नुकसान नहीं होगा और आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आपने जैसा कि बताया, तो मैं जानना चाहूँगा, तालाब में हम कहते हैं पानी में पीएच का संतुलन, तो इसके विषय में हम जानना चाहेंगे कैसे किसान इसके बारे में जाने और कैसे वह संतुलन बनाए और इसके क्या लाभ उन्हें प्राप्त हो सकते हैं, वह हमें बताएंगे। धन्यवाद राहुल सर, ये आपने फिर से एक बहुत शानदार प्रश्न किया है, क्योंकि पीएच आज के समय में बेहद चर्चा का विषय है और किसान भाई इस
शब्द को या कहना चाहिए इस टर्म को तेजी से सुन रहे हैं और समझने की हमारे किसान बंधु कोशिश भी कर रहे हैं। पीएच मुख्य रूप से हमारे जल की जो अम्लीय स्वभाव है या क्षारीय स्वभाव है, यानी पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजनी इसको बोलते हैं वैज्ञानिक रूप में। तो जो हमारे हम अपने किसान भाइयों को आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि पीएच का जो पैमाना होता है वो 1 से लेकर 14 तक होता है जी। और 1 से लेकर 14 तक के पैमाने को नापने के लिए पीएच की स्ट्रिप भी आती है, पीएच का मीटर भी काफ़ी कम मूल्य में बाज़ारों में उपलब्ध है। इससे होता ये है कि मुख्य रूप से हमें यह जानकारी हो जाती है कि हमारा पानी जो है वो अम्लीय है या क्षारीय, क्योंकि जैसा जो जल हम ग्रहण अपने पीने के लिए करते हैं ये अच्छा पानी माना जाता है जी। और आजकल हम टीवी आज में भी सुनते आए हैं, तो उसका पैमाना जो होता है वो 7 पीएच काफ़ी आदर्श पीएच माना जाता है। तो जो 7 पीएच का जब 7 का ये हम पैमाना बनाते हैं कि पीएच 7 है, तो इसका मतलब कि जल की जो गुणवत्ता है वो स्वस्थ है, ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि तालाबों में जब कोई डिसीज होनी होती है या तालाब का पानी प्रदूषित होता रहता है तो उसमें अम्लीयता बढ़ जाती है, यानी एसिडिक नेचर पानी का बढ़ जाता है। तो एसिडिक नेचर जब बढ़ जाता है तो उस वजह से पूरा जल तंत्र हमारा एसिडिक हो जाता है और उसकी वजह से मछलियों में तरह तरह की बीमारियां आना चालू हो जाती हैं। तो पीएच अगर 7 से कम होता जाता है, ये काफ़ी हमने देखा है कई बार तालाबों में कि ये 4 तक भी चला जाता है, 3 तक भी चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी कम हो जाता है पीएच, तो जल पूरी तरीके से अम्लीय होने पे मछलियों को बेहद और किसान भाइयों को हमारे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए एक हमारे वैज्ञानिकों ने विधि बताई है, चूना प्रयोग की विधि। तो जो हमारा चूना, सामान्य चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड से लेके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चीज़ें होती हैं। तो इनको जब हम चूने का प्रयोग करते हैं तो हमारा पीएच का संतुलन बेहतर हो जाता है, यानी 7 के ऊपर हमारा चीज ये जो पीएच है वो बैलेंस मेंटेन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जैसे ही पीएच कम हो, आप स्ट्रिप में नापते हैं या पीएच मीटर में नापते हैं, तो अगर आपको पता चलता है कि हमारा जल अम्लीय हो रहा है तो उसी दौरान हमें वैज्ञानिकों से परामर्श के साथ में पीएच का छिड़काव मेंटेन करना बहुत आवश्यक, मेंटेन करना बेहद आवश्यक हो जाता है। देखिए किसान साथियों, यहाँ पर जो बताया कि पीएच संतुलन कितना आवश्यक है, रामचंद्र जी आप हमारे इस क्षेत्र में आने वाले नए किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर वह किसान जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो वह अगर इस क्षेत्र में आए तो उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, उन्हें क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो छोटे किसान हैं जी या नए युवा हैं जिनको कि कुछ नया नवाचार करना है या फिर अपनी आय को बढ़ाना है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र या पास में मात्स्यिकी संस्थान जहाँ पे भी या कृषि कॉलेज में संपर्क करके जानकारी लेने के बाद में ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग करने के बाद ही इसकी शुरुआत करें। दूसरी एक बात यह है कि बाजार एक मुख्य चीज़ है, सब चीज़ की आसानी हो जाती है। आज किसान हर चीज़ का उत्पादन कर लेता है लेकिन उचित मूल्य मिलना ये थोड़ा सा परेशानी का विषय होता है। तो बाजार का एनालिसिस जरूर करें जी, उसके बाद ही इसकी शुरुआत करें। बहुत बढ़िया जी। तिवारी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो नए साथी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में उनके लिए आप क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जब वो कदम अपने जमाएं तो उन्हें नुकसान ना हो? बहुत सुंदर प्रश्न है सर। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, जैसे हमारे किसान बंधु ने बताया कि उन्होंने छोटी ऐसी एक ट्रेनिंग ली थी, ऐसी ट्रेनिंग के लिए मैं सभी अपने किसान बंधुओं को सलाह देना चाहूँगा कि सभी लोग कम से कम भी हो तो 15 दिन की, ये 1 मंथ से लेकर हमारे किसान, नए जो किसान बंधु हैं उनको ये समझने के लिए कि मछली पालन में किन किन चीज़ों का प्रमुखता से ध्यान रखना चाहिए, जिसके विषय में अगर वह जागरूक रहें जैसा तो कि उनको लाभ बिल्कुल मिल सकता है। आपने कहा कि बहुत सारे किसान बंधुओं की आर्थिक स्थिति
कमजोर हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात वाकई आपने ये साझा करी और इतनी सारी जानकारियां आपने हमारे किसान भाइयों को दी, कैसे वह इसकी शुरुआत कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या मुश्किलें आए तो उनका कैसे सामना करना है और उससे बाहर निकलना है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथियों से साझा करने के लिए। रामचंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक उस क्षेत्र में उतरते हुए अपने अनुभव को साझा किया, मुश्किलों को बताया और आपने चुनौतियों को हमें बताया। तो ठीक ऐसा ही जाना साथियों कि हमें मालूम चलता है कि कैसे इस क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन उसमें आने वाली चुनौतियों से कैसे उससे निपटा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े रहे। आगे भी ऐसी ही श्रृंखला में कार्यक्रम हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।